ठीक है। गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम हमारे थ्योरी में आखिर के बचे हुए दो टॉपिक्स देखेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल की बातें करेंगे। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और आज की क्लास के अंत में आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बोला जाएगा। आज के जो दो टॉपिक्स देखने हैं हमें वो है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एग्री एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म पे बात करने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं और हम हर बार इनकी बात क्यों करते हैं। जैसा कि आप लोग अभी तक मेरे ख्याल से शुरू से लेकर इस क्लास तक एक बात समझ चुके होंगे कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप दो वर्ड से बना है, एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप माने जब आप कुछ इनोवेटिव चीजें लेके आते हो, अपने कॉन्टेक्स्ट में ढालते हो प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम के लिए और उससे एक बिजनेस खड़ा करके अपने लिए और सोसाइटी के लिए वेलफेयर बनाते हो, प्रॉफिट बनाते हो। और एग्री का मतलब है कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो एग्रीकल्चर या उससे अलाइड जितनी भी फील्ड है उससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो इनपुट साइड पे हो, चाहे वो आउटपुट साइड पे हो, चाहे वो मार्केटिंग साइड पे हो, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट साइड पे हो। हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली ढांचा होता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, उसका जो ढांचा होता है वो ये बताता है कि जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था पे कितना कंट्रोल स्थापित करेगी और कितना वो प्राइवेट प्लेयर्स को खुला छोड़ देगी अपना काम करने के लिए। मतलब सरकार का कितना इंटरफेरेंस होगा, ये आपकी अर्थव्यवस्था बताती है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म से हम समझते हैं, क्योंकि हम रिफॉर्म कर रहे हैं उस अर्थव्यवस्था को, किस चीज के लिए? ताकि इकोनॉमी और अच्छे से खुल पाए, प्राइवेट प्लेयर्स अपने राइट्स, अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी का ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ज्यादा वेलफेयर जमा कर सके और सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम हो। भारत देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, जिनको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। 1991 के पहले हम सिर्फ एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। 1990 वर्ल्ड के पहले 1991 के पहले आज हमारे करीब 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। पर उसके पहले 80% लोगों का था। तब हम प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल चीजें यूज करते थे 1960 तक। ग्रीन रिवॉल्यूशन और बाकी तरह के रेवोल्यूशन नहीं आए थे, और जो हाइब्रिड सीड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज और तरह तरह की जो बात के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं या एग्रीकल्चर पैराडाइम है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाला, वो बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जो कि सब 1991 पे हुआ। क्या ये आंसर था? आज हम जानते हैं कि शायद नहीं। शायद थोड़े समय के लिए फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड काम करते हैं, पर वो लॉन्ग रन में एग्रीकल्चर के आंसर नहीं। उस पर बात करेंगे। 1991 के पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो थी प्रोटेक्शनिज्म की, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लाइसेंस राज। लाइसेंस राज मतलब हर चीज के लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता था। हर चीज माने हर चीज। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी को खोलने का लाइसेंस, कंपनी में अगर आप एक नया इनपुट लाना चाहते हैं तो उस इनपुट के लिए लाइसेंस, कंपनी के प्रोडक्ट को आप किसी नए मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस, कंपनी को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद करने का लाइसेंस। मतलब आपकी कंपनी कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। और इसलिए 1991 के पहले हमारे भारत देश में इंडस्ट्री इकोसिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था। जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट से बहुत टैरिफ था, ताकि हम लोकल फार्मर्स को बचा सकें। ऐसी गवर्नमेंट की मानसिकता थी कि बाहर का अगर माल यहाँ पे डंप होने लगा, सस्ता हो गया, तो हमारे फार्मर्स क्या करेंगे। उसके पहले हम तरह तरह के सब्सिडीज भी देते थे, आज भी मिलती है, पर उस वक्त तो सब्सिडीज ज्यादा थी। सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोन्स के लिए, वगैरह वगैरह। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस चालू हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब आपकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपके मनी की पॉलिसी, आपके फाइनेंस की पॉलिसी, पूरी पूरी बजट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस होगा, कहाँ कहाँ इंटरफेरेंस होगा, ये सब तय हुआ 1991 में, जब भारत देश कंगाली के कगार पे था। अगर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस वक्त नहीं आए होते तो शायद हम आज
कंगाल हो चुके होते। 1991 के सेलिएंट फीचर्स क्या थे? पहला था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, आजादी। किस चीज की? ट्रेड की, इंटरनल भी और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने हम इंटर स्टेट ट्रेड की बात, इंट्रा स्टेट ट्रेड की बात कर रहे हैं और इंटर स्टेट ट्रेड की बात कर रहे हैं। एक्सटेंडिंग प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जोर दिया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को खुला छोड़ा गया, लाइसेंस राज को कम किया गया, लाइसेंसेस को कम किया गया, ताकि जो ऑफिशियल्स हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस करके, रेंट सिंकिंग की प्रैक्टिसेस करके, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो डी इंसेंटिवाइज ना हो जाए अब किसी भी तरह का नया बिजनेस चालू करने के पहले। एक और जो फीचर था वो ये था कि जो कार्स, सबको पता होता है कि जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होते हैं। बहुत कम मतलब कम मात्रा में होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और अगर वो हर जगह अपना हाथ डालेगी तो शायद वो हर जगह को उतने अच्छे से ना चला पाए। तो 1991 का मेजर पॉइंट ये भी था कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज को उन जगह, पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज को उन जगह पे यूज किया जाए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्री, या आप बहुत बड़े बड़े रिसर्च अनुसंधान केंद्र, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ का प्राइवेट इकोसिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो आ सके, और इसलिए हमने पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज को सब जगह से हटा के कुछ स्पेशल जगहों में कंसंट्रेट किया। और जो 1991 के रिफॉर्म्स थे वो इकोनॉमी और मार्केट फ्रेंडली स्टेट के व्यू पॉइंट से थे, ताकि ग्लोबलाइजेशन पे भारत की भी भागीदारी बढ़ सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर क्या रिफॉर्म हुए? तो जो गवर्नमेंट रेवेन्यू था रूरल डेवलपमेंट के लिए उसको कम किया गया, फर्टिलाइजर सब्सिडीज रियल टर्म्स में कम की गई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे कम किया गया, रिसर्च और एक्सटेंशन पे कम किया गया, और एनर्जी इन्वेस्टमेंट पे कम किया गया। साथ ही फूड कंजम्पशन को बढ़ावा दिया गया, और रूरल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया गया, ताकि सबको एक फेयर प्राइस पे खाने का सामान मुहैया हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब्सिडीज घट गई और कम हुआ का कहने का मतलब है उस वक्त जो इस्तेमाल था सब्सिडी का वो भी कम था। 1991 में एक जो मेजर फ्लॉ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वो ये था कि उस वक्त के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर को न्यूनतम तरीके से छुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। इसलिए वो जानते थे कि अगर हम 1991 में स्टेट सब्जेक्ट्स में घुस गए तो ज्यादातर स्टेट अपने अपने व्यू पॉइंट्स लाएंगे, और ये जो रिफॉर्म है ये डेलिबरेटली डीले हो जाएंगे। और उस डीले को रोकने के लिए जानबूझ के एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक रिफॉर्म से दूर रखा गया, क्योंकि उस वक्त ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ चुका था, तो सरकार को ऐसा लगा कि सरकार का जितना हस्तक्षेप रहेगा एग्रीकल्चर में उतना बेहतर। फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन मेजर्स लाए गए, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक अफेक्ट ये रहा कि जो रूरल एरिया पे जो छोटे छोटे लोगों के पास लोन मौजूद थे वो कम हो गए स्मॉल फार्मर्स के लिए, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में सिर्फ बड़े फार्मर्स या जिनके पास ज़्यादा जमीन है, कोई एसेट है गिरवी रखने को, उनको इस स्कीम का ज़्यादा फायदा हुआ। इंटरनल ट्रेड से रेस्ट्रिक्शन हट गया, और अब एग्रीकल्चर को दूसरे स्टेट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दूसरे स्टेट्स में बेचा जा सकता था। एक्सटर्नल ट्रेड से रेस्ट्रिक्शन हट गया, और एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता था। और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, वो बहुत हद तक कम किए गए। इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थोड़ा सा बढ़ गया। नई टेक्नोलॉजी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अब धीरे धीरे करके रूरल एरियाज में आ रहे थे। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ का पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया। हमने देखा कि हरियाणा, पंजाब और नॉर्दर्न साइड ज़्यादा से ज़्यादा राइस उगाने के पीछे पड़ गए। एग्रीकल्चर प्राइसेस को सेम कर दिया गया एमएसपी लाके, और फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ला दिया गया। बेसिकली उस वक्त ये जो पेपर है भल्ला का, उनका कहना है कि किसी भी तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म की स्ट्रेटजी सक्सीड नहीं हो सकती अगर आप एग्रीकल्चर पे ध्यान ना दें, जो कि लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए ज़रूरी है, पोवर्टी और फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है,
साथ ही साथ नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए जरूरी है। लिबरलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया था वो था ट्रेड। ट्रेड को किस तरीके से खोला जाए कि सरकारी रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड पे कम से कम हो सके और साथ ही साथ प्राइवेट एजेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। और इसलिए हमारी फिर प्रोसेसिंग के लिए अलग पॉलिसी आई कि किस तरह एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। पर इनका कुछ खास असर नहीं हुआ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 1991 के लिबरलाइजेशन में हमने एग्रीकल्चर को उतना ध्यान नहीं दिया। ये अब भी बहुत पजलिंग बात है कि आज भी भारत देश का 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और उससे संबंधित व्यवसायों में लगा हुआ है। पर तो भी जो खाना उगाते हैं वो माल न्यूट्रिशन और हंगर के शिकार हैं। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो उन मिलियन लोगों तक नहीं पहुंच पाए जो छोटे और मार्जिनल किसान। तो आज जो 3 नए फार्म बिल्स आए हैं वो इस बात पे सवाल उठाते हैं कि क्या ये जो एग्रो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमने 1991 में छोड़ दिया था, क्या ये उसकी तरफ एक कदम है और इसका अफेक्ट क्या होगा। अफेक्ट हो सकता है बहुत दूरदर्शी हो सकता है ना दिखे, पर मेरे मुताबिक शायद ये कदम सही जगह पे लिया गया है, सही डायरेक्शन में लिया गया। अपॉर्चुन यहाँ पे हम एक बार और बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बिजनेस इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा असर होता है। जैसे ही स्टेट खुला छोड़ती है प्राइवेट प्लेयर्स को तो उनकी जो इंटरनल एनिमल स्पिरिट है, जो कंपटीशन की भावना है कि मैं कुछ खोलूं और पूरे मार्केट से compete करूं ज्यादा ऊपर उठने के लिए, वो तेजी से निखरती है। और जब ये निखरती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, पॉवर्टी कम होती है, साथ ही साथ नए लोगों को नए नए एवेन्यूज मिलते हैं काम करने के लिए। तो अगर आपको जैसा कि हमने शुरुआत की थी कि एग्री और एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड से बना है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप तो लिबरलाइज हो गया, एग्रीकल्चर लिबरलाइज नहीं हो पाया। और इसलिए हम आज भी देखते हैं कि एग्री बिजनेसेस बहुत कम है बाकी बिजनेसेस के अनुपात में, जबकि 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से संबंधित काम करती है। इसका एक असर ये भी हुआ लिबरलाइजेशन का कि जो टर्शरी सेक्टर था, मतलब जो सर्विस सेक्टर था आईटी वगैरह का, वो लिबरलाइज हो गया। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, इंडस्ट्री वगैरह का, फैक्ट्री वगैरह का, वो लिबरलाइज हो गया। पर जो प्राइमरी सेक्टर था एग्रीकल्चर, उसको हम उसमें हम ज्यादा तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं ला पाए, रेदर देन ज्यादा से ज्यादा हर जगह सब्सिडी देने के अलावा। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं? तो किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं? तो अपॉर्चुनिटीज आपकी डिफाइन होती है आपके पूरे इकोसिस्टम से। पूरे इकोसिस्टम में कौन कौन आता है? लोकल पीपल आते हैं, आपके बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, इस चीज का असर पड़ता है कि आपके पास लेबर है कि नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट का असर पड़ता है जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए। साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन कॉस्ट, पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं, गुडविल कैसे हो सकता है, ये सब आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करते हैं। पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आज कैसी हैं भारत में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा कि बीएससी एग्री करने के बाद नाबार्ड आपको 10 लाख का लोन दे सकता है अगर आप एग्रीकल्चर या उससे संबंधित रूरल एरिया में कुछ काम करना चाहते हैं तो, पर पर्सन 10 लाख। आपको पता है कि अभी 1,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना है जिससे आप फार्म की जो ट्रेडिंग है, जो मूवमेंट है मार्केट प्रोडक्ट्स का फार्म से लेकर कंज्यूमर तक, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि आरबीआई ने अभी अभी बाकी सारे लोन नियमों को कम किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस खोल सके। तो अपॉर्चुनिटीज भरमार है, पर आपकी अपॉर्चुनिटीज और उससे रिलेटेड बिजनेस इम्पैक्ट इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो सारे फैक्टर्स आज यहाँ पे लिखे गए हैं। और साथ ही साथ आपकी दूसरी क्लास पे हमने बहुत डिटेल पे इस पे चर्चा की। ये दोनों टॉपिक आज खत्म होते हैं। दोनों टॉपिक की समरी ये है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बहुत ज्यादा असर होता है एग्रीकल्चर पे भी और बिजनेस इकोसिस्टम पे भी। और जब बिजनेस इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर अपने आप में
बहुत बड़े होते हैं और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्राइवेट एजेंट्स ज्यादातर भागीदार नहीं हो पाते, तब वो अर्थव्यवस्था को हर्ट करता है, दुख पहुंचाता है। और जैसे जैसे हम लिबरलाइज करते हैं, प्राइवेट एजेंट्स अपनी मर्जी मुताबिक काम कर सकते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाता है अपने लिए भी और देश के लिए भी। जहां तक रही अपॉर्चुनिटीज की बात, तो अपॉर्चुनिटीज की बात एक क्लास में नहीं हो सकती। अपॉर्चुनिटीज की बात अलग अलग डोमेन्स को बता के नहीं की जा सकती। अपॉर्चुनिटीज पे इतना कहा जा सकता है कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे हो वो किया जा सकता है, और उसके लिए सरकार आपका कितना सहयोग करेगी और आपकी सोसाइटी कितना रेडी है, वो आपके बेसिक बिजनेस आइडिया पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे पास आज दो टॉपिक थ्योरी के हैं और साथ ही साथ एक टॉपिक है प्रैक्टिकल का। पर मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद करूंगा और हम पहले थ्योरी के टॉपिक पे जो अभी मैंने दिखाया है उस पर बात कर सकते हैं। कोई डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं। आज का थ्योरी का क्लास खत्म हो चुका है। आपको असाइनमेंट्स जो व्हाट्सएप पे अपना एक्सटेंशन वाला ग्रुप है उसमें आ जाएगा। एक तरह का एक्सेल रहेगा जिसमें सबके नाम के आगे लिखा रहेगा कि उनको किस में असाइनमेंट लिखना है। मैं आपसे 2-3 पेज से ज़्यादा लिखने की उम्मीद नहीं करता हूँ, ना मैं चाहता हूँ आप 2-3 पेज से ज़्यादा लिखो। ये बस एक जी फॉर्मेलिटी सर। है जो करनी है, ज़रूरी है। पर उसके अलावा मैं एक दो असाइनमेंट करूँगा। एक तो वो लिखा रहेगा, उसके बाजू में आपके सिलेबस से क्वेश्चन, और उसके बाजू में एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा जो सबके लिए सेम होगा। और वो क्वेश्चन है कि आप अपने रिफ्लेक्शंस दीजिए, अपना नजरिया दीजिए एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास का, जो आपको करीब 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच देना है। और ऑब्वियसली सबको एक ही क्वेश्चन है और मैं सारे आंसर्स पढ़ूंगा, तो मैं जानता हूँ कि कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता। और वो क्वेश्चन है जिसपे शायद आपको असलियत पे मैं मार्क्स दूँ। मुझे बोला गया था, हाँ मेरे को लगा था कि शायद मार्क्स वार्क्स मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, पर मुझे बोला गया है कि आ, जो अपना मिड टर्म होने वाला है उसका पेपर भी मैं तय कर रहा हूँ। और जो आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं वो तो प्रैक्टिकल के तो मार्क्स नहीं भरे जाते हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन भरे जाते हैं। आपके टेस्ट के मार्क्स मेरे थ्रू जाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो असाइनमेंट होगा उसको चेक करके उसके मार्क्स में। तो मैं आपसे दो असाइनमेंट की उम्मीद करता हूँ। पहला सिलेबस से आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, और दूसरा एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आपको ये क्लास में क्या, आपका रिफ्लेक्शन क्या है, सीखने को मिला ना सीखने को मिला वो सब आपकी मर्जी है लिखना, पर आपका रिफ्लेक्शन क्या है इस क्लास को लेकर, जो हमने 15-18 दिन साथ में समय बिताया। तो आप क्या सोचते हैं? अभी हम अराकू कॉफी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और अराकू कॉफी के बारे में चर्चा की इसलिए जा रही है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज क्रिएटिविटी का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस्तेमाल करके असली तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये जो बात है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी की एक्सरसाइज की है। मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से 5-10 मिनट के टॉपिक के बाद आप सब मुझे बताएं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास का हिस्सा है। तो अब प्लीज चुप मत रहिएगा। अराकू विलेज या अराकू कॉफी, आप में से कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? नहीं सर। कोई नहीं जानता। अराकू और भारत की, वाइजैक में एक जगह है क्या? अराकू आंध्र प्रदेश के शायद। साथ में। हम्म, अराकू एक विलेज है आंध्र प्रदेश के सदर्न साइड में नीचे तरफ, और ट्राइबल विलेज है। और साथ ही साथ बहुत इनएक्सेसिबल जगह थी कुछ समय पहले, पर आज वहां से भारत की सबसे प्रीमियम कॉफी बन के जाती है जिसका नाम है अराकू कॉफी। ये जो अराकू कॉफी है ये भारत में नहीं बिक पाती, इतनी महंगी होती है।
और ये डायरेक्ट लंदन और बड़ी जगह पे जाती है बिकने के लिए। और ये पूरी वेबसाइट, ये पूरी कॉफ़ी की चीज़ें, ये मशीन्स वगैरह, ये सब वो ट्राइबल्स बनाते हैं। और ये जो फोटो है ये है आराकू वैली की फोटो, यहाँ पे ये कॉफ़ी बनती है। ये जो जगह थी आंध्र प्रदेश के, मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश के साइड पे है। सबसिस्टेंस टाइप के फार्मर्स थे यहाँ पे। और इंटर जनरेशनल पॉवर्टी थी। इंटर जनरेशनल पॉवर्टी मतलब मेरा बाप भी गरीब, मेरा दादा भी गरीब और मैं भी गरीब, मतलब गरीबी जनरेशन बाय जनरेशन मेरे पास आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, किसी तरह का सस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं था। लैंड माइंस थे, नक्सलवाद था, मलेरिया था, लोग मर रहे थे, अल्कोहलिज्म ज्यादा था। और वो सिर्फ सरकारी वेलफेयर पे निर्भर थे, किसी भी तरह का सेल्फ रिलायंस नहीं। तब ये आदमी आता है, ये आदमी प्राइवेट एजेंट, इसका नाम है मनोज। मनोज बहुत सारे बैंक्स वैंक्स में काम करके आता है और उसको फिर बीच में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे मैं कम्युनिटी को कुछ वापस कर सकूं। तो वो एक फाउंडेशन का सीईओ बन जाता है जिसका नाम है नंदी फाउंडेशन। और नंदी फाउंडेशन उन ट्राइबल विलेजेस के साथ मिलके आराकू की तस्वीर बदल देते हैं। आराकू की तस्वीर किस तरीके से बदली जा रही है? पहले एक कॉफी कोऑपरेटिव बनाया गया, पहले कंप्लीटली उस जगह को स्टडी किया गया, सब लोगों से मिला गया, सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ जोड़ा गया और ये समझा गया कि इन प्रॉब्लम्स का हल कहाँ पे है, इन प्रॉब्लम्स को हल कैसे किया जा सकता है। तो ये समझ आया कि बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है अराकू वैली में। तरह तरह के फ्रूट्स उगते हैं, तरह तरह के वेजिटेबल्स उगते हैं और पूरी ट्राइबल कम्युनिटी इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे निर्भर है। पर साथ ही साथ यहाँ पे एक अमेजिंग तरह की कॉफी मिलती है जिसको हम बेच सकते हैं प्रीमियम प्राइस में बाहर पे। और इसने वहां पे कोऑपरेटिव बनाया। कोऑपरेटिव लोगों का, वो ट्राइबल लोग अपने अपने छोटे छोटे फार्म एरियाज पे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे फार्म एरियाज पे, फॉरेस्ट एरिया पे उन्होंने कॉफी लगाया और कॉफी को बेच के, कॉफी को बीन के एक जगह पे प्रोसेस करने लगे। उस जगह के प्रोसेस करने के बाद वो वहीं पे पैक होता था और तुरंत ही बाहर चला जाता था बिकने। और क्योंकि बहुत, जो हम क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़े थे, बहुत अच्छे से इसकी प्रोसेसिंग को मैनेज किया जा रहा है नंदी फाउंडेशन के द्वारा और ट्राइबल्स के द्वारा खुद, इसलिए ये प्रीमियम क्वालिटी कॉफी प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे नंदी फाउंडेशन नहीं रुका। नंदी फाउंडेशन जानता था कि सिर्फ पैसा ही इनकी जरूरत नहीं है और हम सिर्फ पैसे के खातिर सोसाइटी को खराब नहीं कर सकते। तो ये जितना भी फार्मिंग उन्होंने वहाँ पे डेवलप किया, जितना भी फार्म एरिया डेवलप किया, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक एरिया था। ऑर्गेनिक एरिया के अलावा उन्होंने वहाँ पे गर्ल्स की स्कॉलरशिप की स्कीम चालू की और वहाँ की अब सारी की सारी लड़कियां, लगभग 98% लड़कियां अपनी हायर एजुकेशन फॉलो कर पाती हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाती हैं। और ये जो पूरी स्कॉलरशिप है, ये वहाँ के इंडिजीनियस पॉपुलेशन और नंदी फाउंडेशन के एक स्कॉलरशिप पूल से होता है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत तरह के, पूरे पूरे जंगल में तरह तरह के फ्रूट प्लांटेशन किए और जो फ्रूट प्लांटेशन है आज वो उस कम्युनिटी के लिए ताजा और खुद के उगे फ्रूट्स ला के दे रहे हैं। और वो अपने लाइवलीहुड के लिए बाहर के मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, पर बाहर के मार्केट से अपने लिए वेलफेयर जरूर करते हैं। ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ट्रस्ट की वजह से, जो कि हमने बार बार अलग अलग जगहों पे इस क्लास में पढ़ा है कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब वो कम्युनिटी आपको ट्रस्ट करती है और जब आप उस कम्युनिटी को ट्रस्ट करते हैं। ये है आराकू वैली का फोटो जो पेरिस में है। ये अ, ये दुकान जो है आराकू वैली के पीपल की, ये पेरिस में है और वहाँ की सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी दुकान। और जैसा कि हमने एक बार शार्क टैंक वाले एपिसोड में देखा था, ये है वो बायोडिग्रेडेबल पॉट्स जिसमें कॉफी को भर के बेचा जाता है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। मनोज ने सोचा कि मैं ये जगह तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इस जगह को ट्रांसफॉर्म नहीं कर देता। उसने 1000 फार्म फैमिलीज को जुगाड़ा, उसने उस स्पेस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और अचानक से एक शांत पड़ी हुई वैली, कोल्ड वैली कहने लगी। 80% इंडिया के पुअर रूरल एरिया में रहते हैं, उनका लिविंग बजट लगभग हाफ है
जितना हमारे अ, हमारा जो बेसिक पॉवर्टी लाइन है उसका भी हाफ है। और नंदी और आराकू की वजह से 25,000 फार्म फैमिलीज को पॉवर्टी के बाहर निकाला गया। ये है वो एरिया, ये है वो फार्मर्स, ये है वो आदिवासी, और ये जो आप देख रहे हैं ये वो कॉफी बीन्स जमा करके ले जा रहे हैं प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ। और ये एक बहुत शानदार केस है कि किस तरह से प्राइवेट एजेंट्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम्युनिटी को कम्युनिटी के थ्रू और कम्युनिटी के लिए किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी की एक्सरसाइज थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भयानक प्रॉब्लम्स, आप कुछ भी करो, वहाँ पे नक्सलवादी है, वहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर सही से नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ के आदिवासी एल्कोहलिज्म में डूबे हैं, वहाँ की महिलाएं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, वहाँ के बच्चे पॉवर्टी को कैरी ओवर कर रहे हैं और कभी उस पॉवर्टी से निकल नहीं पा रहे। इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी एक शानदार शानदार टूल हो सकता है किसी भी तरह के बेसिक इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं आज के गूगल क्लासरूम में ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको डालूंगा, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट बिल्कुल पढ़ें जिसका नाम है आराको ओरिजिनल्स। ये वो पूरी कहानी है कि किस तरह आराको ओरिजिनल्स बना और किस तरह वो आज है जहाँ भी वो है। और इस तरीके से आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को जितना भी वीडियोस दिया गया है, जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वो देखते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं कि क्लास में क्या हुआ, और साथ ही साथ क्यूरियस हैं सीखने को। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए अच्छा दिनों तक, और आप सबसे मुलाकात होती रहेगी अगर कभी हो सके।